अच्छे लोगों की एक बहुत बड़ी कमजोरी यह होती है कि वह सभी लोगों को अच्छे समझ लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज चर्चा करेंगे कर्म फलदाता शनिदेव के अस्त गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ, न्याय और कर्म के देवता शनि आने वाले 16 फरवरी को अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में सूर्य के प्रभाव से अस्त होने के लिए जा रहे हैं और आने वाले 25 मार्च तक अस्त अवस्था में ही गोचर करते हुए हर किसी को प्रभावित करेंगे। उसके पश्चात पुनः उदित हो जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाले 25 मार्च तक शनिदेव अपने अस्त गोचर के दरमियान आपको किस प्रकार से परिणाम प्रदान करेंगे। जी हाँ, शनि के इस गोचर प्रभाव से आपके जीवन में क्या कुछ बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, किन किन क्षेत्रों में आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, वहीं कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है। साथ ही साथ शनिदेव के इस कम्बस्ट प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये तमाम प्रकार की जानकारी बड़े विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी और अपने परिवार के अन्य सदस्यों की जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। वैसे तो किसी भी ग्रह का अस्त होना ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक कोई अच्छी घटना नहीं होती है, लेकिन शनि संघर्ष के कारक होते हैं, इसलिए उनका अस्त होना कभी कभी अच्छा भी होता है। जैसे कि जिन लोगों की ढैया चल रही है, जिनकी 7.5 चल रही है, उनको शनि के रिस्ट्रिक्टिव प्रभाव में कुछ कमी अवश्य महसूस होगी। हालांकि अलग अलग ग्रह के अस्त होने से अलग अलग परिणाम प्राप्त होते हैं। जैसे जब शनि और मंगल अस्त होते हैं तो जमीन मकान की खरीद बिक्री करना अशुभ होता है। गुरु और शुक्र अस्त होते हैं तो विवाह नहीं करना चाहिए। जब शनि सूर्य के साथ होते हैं तो यह कुछ संघर्ष की स्थिति को बताते हैं, लेकिन फिलहाल शनि अभी अपनी ही राशि में है। देखिए, कोई भी ग्रह जब अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि या फिर अपनी उच्च राशि में गोचर करते हुए अस्त होता है तो उसके नेगेटिव प्रभाव में काफ़ी हद तक कमी आ जाती है। क्योंकि स्वराशि का ग्रह और उच्च राशि का ग्रह काफ़ी बलवान माना जाता है, इसलिए नेगेटिव परिणाम ज़्यादा नहीं दे पाता। साथ ही साथ यह बात भी आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए कि शनिदेव पिछले साल से राहु के नक्षत्र में चल रहे हैं और शास्त्र के मुताबिक राहु और शनि का आपस में मिलना ठीक नहीं होता। लेकिन यहाँ पर प्लस पॉइंट यह होगा कि शनिदेव के अस्त होने की वजह से राहु के जो नेगेटिव इफेक्ट शनि को देखने को मिल रहे थे वह काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। किसी भी ग्रह के अस्त होने का सामान्य सिद्धांत क्या है, तो देखिए, आज से हजारों साल पहले भारतीय खगोलविदों ने, एस्ट्रोनॉमर्स ने, जैसे कि वराहमिहिर, महर्षि पराशर, इन्होंने बता दिया था कि कौन सा ग्रह कितनी डिग्री पर सूर्य से दूर होता है या फिर नज़दीक होता है तो अस्त माना जाता है। जैसे चंद्रमा जब सूर्य से 12 डिग्री के अंतराल में होते हैं तो वह अस्त हो जाते हैं। मंगल 17 डिग्री, बुध 14 डिग्री, शुक्र 10 डिग्री, गुरु 11 डिग्री और शनि 15 डिग्री के करीब आने पर अस्त होते हैं। और जब भी कोई ग्रह अस्त होता है तो वह अपना संपूर्ण प्रभाव नहीं दे पाता। क्योंकि हर ग्रह सूर्य से तेज पुंज यानी कि प्रकाश ग्रहण करके चमकता है और कार्य करता है। हालांकि सूर्य के जो मित्र ग्रह होते हैं जैसे कि गुरु, मंगल, चंद्र, अगर यह ग्रह अस्त होते हैं सूर्य के करीब आकर के तो इनका संपूर्ण प्रभाव खत्म नहीं होता। इसे एक छोटा उदाहरण से समझने का प्रयास कीजिए। अगर प्रधानमंत्री किसी मंच पर जाता है तो लोगों का ध्यान उसकी तरफ होता है। प्रधानमंत्री राजा होता है तो राजा एक ऐसा पावर है जिसके ऊपर कोई नहीं है। जितने भी व्यक्ति हैं वह सब के सब राजा के नीचे आते हैं। अब अगर उस मंच पर राजा का कोई मित्र है तो राजा के शान और शौकत में तो वृद्धि होगी ही होगी, साथ में उसके मित्र के भी शान और शौकत में वृद्धि हो जाती है।
इसलिए सूर्य ग्रहों के राजा हैं और जब उनके मित्र सूर्य के पास आते हैं तो भले ही वह राजा के प्रभाव में सूर्य से अस्त हो जाते हैं, लेकिन इनका भी कद बढ़ जाता है। हालांकि शनिदेव सूर्य के शत्रु होते हैं, लेकिन उनके पुत्र भी तो हैं। ऐसे में शनिदेव राजकुमार हुए और जब राजा के पास राजकुमार होगा, उसका पुत्र होगा, तो वह हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए मजबूर कर देगा। मतलब जब सूर्य के पास शनि जाते हैं तो भले ही सूर्य थोड़ा सा इफेक्टेड होते हैं, लेकिन शनि को विशेष रूप से बल की प्राप्ति होती है। यानी कि सूर्य और शनि की युति में सूर्य के द्वारा शनि को बल प्राप्त होता है। तो ऐसे में सूर्य और शनि की युति यहाँ पर कुंभ राशि में होना यह अभिशाप नहीं बल्कि वरदान की तरह कार्य करेगी। कुछ मामलों में देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए अभी वर्तमान समय में गोचर कुंडली में शनि आपके छठे भाव से गोचर कर रहे हैं और छठे भाव के स्वामी भी बनते हैं। तो ऐसे में छठे भाव के स्वामी का छठे भाव में 12वें भाव के स्वामी सूर्य के द्वारा अस्त होना बिल्कुल भी ठीक नहीं कहा जा सकता। यह समय वाद विवाद, लड़ाई झगड़े की स्थिति को बढ़ाने वाला साबित होगा। जी हाँ, इस समय आपके ऊपर किसी भी प्रकार से लांछन लगाया जा सकता है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो इस समय पढ़ाई में बिल्कुल भी आपका मन नहीं लगेगा और किसी भी प्रकार से पुरानी बीमारी से आप ग्रसित हैं तो समझ लीजिए उससे भी आपको 2-4 मौका होने का मौका मिलेगा। जी हाँ, छठा भाव रोग का होता है। फलतः इस समय शनि आपको बीमारियों से तकलीफ देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर सिर्फ छठे भाव के स्वामी ही नहीं बनते बल्कि पंचम भाव के भी स्वामी बनते हैं शनिदेव। तो ऐसे में छठे भाव में शनिदेव का अपनी मूल त्रिकोण राशि में होना यह आप कन्या राशि वालों के लिए अनुकूल नहीं कहा जा सकता। यानी कि आपके लिए शनिदेव छठे भाव के 70% परिणाम देते हैं। तो छठे भाव के स्वामी का छठे भाव में अस्त होना 70% आपके जीवन में तकलीफ़ों को बढ़ा सकता है। इस समय आपके ऊपर वर्कलोड बढ़ेगा, कर्ज आपके बढ़ेंगे। अगर आप भविष्य में कुछ कर्ज लेना चाहते हैं तो आप अभी ले लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। बाद में यह आपके ग्रोथ में काम आएगा। साथ ही जो लोग भी लिटिगेशन से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, डिफेंस पर्सन है, जहां पर झगड़ा या फिर किसी भी तरह का कन्फ्लिक्ट नेचर से युक्त जॉब किया जाता है, तो उनके लिए इस समय को काफ़ी अनुकूल और श्रेष्ठ परिणाम देने वाला कहा जा सकता है। बाकी लोगों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस समय किसी भी प्रकार के षड्यंत्र में आपको फंसने से बचने का प्रयास करना चाहिए। बाकी अगर आप स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या से पीड़ित हैं तो समझ जाइए इस समय वह समस्या आपको और ज़्यादा परेशान करेगा। जी हाँ, आपके लिए यह जो कॉम्बिनेशन बन रहा है छठे भाव में, कहीं ना कहीं आपकी जो गुप्त शत्रु हैं उनको भी एक्टिव करने का कार्य करेगा। इस समय आपको बड़ी सावधानी के साथ फूंक फूंक करके कदम आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हालांकि सरकार को सूर्य को सरकार का कारक ग्रह कहा जाता है, तो ऐसे में कहा जा सकता है जो जातक लंबे समय से गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं उन लोगों को प्रतियोगी परीक्षा में अपने प्रतिद्वंदियों को टक्कर देने के पश्चात सफलता मिल सकती है। ऐसा योग बना हुआ है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा ही मेहनत करने की आवश्यकता है क्योंकि शनि यहाँ पर अस्त होंगे। तो ऐसे में छठे भाव के स्वामी आपके अपने जो व्यक्तित्व है आपका अपने दुश्मनों के विपक्ष में, तो ऐसे में कह सकते हैं वह थोड़ा कमज़ोर रहेगा, जिसकी वजह से इस समयावधि में आपको अपने प्रतिद्वंदियों को हराने में थोड़ी ज़्यादा ही कड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। और 12वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो यह आपके खर्चों को तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, लेकिन उनके लिए श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जो विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करना चाहते हैं, निश्चित तौर पर उन लोगों को इस युति का प्रभाव सकारात्मक रूप से प्राप्त होगा। विदेशी कंपनियों के साथ जुड़कर कार्य करने का मौका आपको इस समयावधि में प्राप्त हो सकता है। वहीं देखा जाए तो निवेश के मामले में भी समय कतई ठीक नहीं रहने वाला है। इस समय निवेश करने से आपको बचना चाहिए। बाकी शनि के इस अस्त प्रभाव को जो नेगेटिव तरीके से आपको देखने को मिलेगा उसे खत्म करने के लिए यानी कि दूर करने के लिए हनुमान जी की शरण में चले जाइए
जी हाँ, विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करें, उनके बीज मंत्र का वहीं पर बैठ कर के जाप करें या फिर हनुमान चालीसा का जाप करें और रोजाना दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ कीजिए। आपके लिए काफ़ी हद तक यह अष्टकाल अनुकूल होने का प्रयास करेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।